हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर बैंक एग्जाम। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के एओ के फॉर्म्स ऑलरेडी निकल चुके हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के फॉर्म निकल चुके हैं। उसमें कुछ जनरलिस्ट की पोस्ट है, कुछ स्पेशलिस्ट की पोस्ट है। नाउ रिगार्डिंग दिस पोस्ट, दिस एओ पोस्ट, एग्जैक्टली व्हाट इज द सैलरी, व्हाट इज अ जॉब प्रोफाइल एंड एग्जैक्टली करियर ग्रोथ क्या होगी, इन सब के बारे में इस स्मॉल सेशन में मैं आपके साथ बातचीत करूंगा, आपके साथ डिस्कशन करूंगा। किसी भी एग्जाम का फॉर्म फिल करने से पहले, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की एग्जाम्स देने से पहले थोड़ा सा करियर ग्रोथ और उसकी क्या पैटर्न होता है वो अगर पता रहे तो एक मोटिवेशन भी बन जाता है और बहुत सारी आइडियाज जो है वो क्लियर भी रहती है। और इसीलिए हम अभी इसके ऊपर बात करेंगे, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे हमारे आज के इस सेशन के अंदर। ठीक है, तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड आने वाले समय के लिए, सेशंस की जानकारी के लिए, नए नए अपडेट्स के लिए एक बार बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि एग्जैक्टली जो एग्जाम है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का, जो एओ का पोस्ट है, उसके सैलरीज के ऊपर सबसे पहले बात करेंगे। तो बेसिक पे जो है इसका स्टार्ट हो रहा है 50,925 से बेसिक पे की शुरुआत हो रही है। बेसिक पे में बहुत सारी और भी चीजें ऐड होती है, और भी फैसिलिटीज ऐड होती है, और उसके बाद फिर एक ग्रॉस सैलरी बनेगी, और उसके बाद फिर नेट सैलरी, कुछ टैक्सेस और कुछ पीएफ का पैसा कट करके आपके हाथ में आएगी। बेसिक पे बहुत मैटर करता है। जैसे जैसे आपका प्रमोशन होते जाएगा उस तरीके से आपके बेसिक पे भी इंक्रीज होते जाएंगे, तो ये भी एक फैक्टर यहाँ पे बहुत ज्यादा मैटर करता है। नाउ बेसिक पे के अलावा ग्रेजुएटी, एलटीएस, मेडिकल बेनिफिट्स, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंसेस, देन परफॉर्म लिंक इंसेंटिव्स आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से जो नॉर्मली हर जगह पे होता है, और नेशनल पेंशन सिस्टम, ये सारी चीजें बेनिफिट के तौर पे ऐड होती है। ऑलमोस्ट सारे बैंक और इंश्योरेंस कंपनीज में ये बेनिफिट आपको कॉमन तरीके से दिखाई देंगे, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। इसके अलावा जैसे हाउस रेंट अलाउंस, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, जब आप एक सिटी से दूसरे सिटी शिफ्ट करते हो तो उसके लिए कन्वेंस अलाउंस, डियरेंस अलाउंस, लीव ट्रैवल, मेडिकल अलाउंस, एंटरटेनमेंट, न्यूज़पेपर, almost all these facility you will see in SBI, you will see these facilities with RBI or any other insurance companies like LIC and the New India Assurance। तो ये सारे अलाउंसेस भी ऐड होते हैं। अलाउंसेस का जो अमाउंट होता है, ऑफ कोर्स वो एक बार जब आप ज्वाइन करोगे तो उसमें आपके एचआर के द्वारा उसका प्रॉपर मेल आता है, और वो चेंज भी होते रहते हैं क्योंकि वो इंटरनल पॉलिसी होती है, और इंटरनल पॉलिसीज के अंदर बहुत सारी चीजें बदलते रहती है। तो वो तो आपके रिक्रूटमेंट या ज्वाइन करने के बाद वाली बात है, पर ये चीजें आपको प्रोवाइड की जाती है। तो अगर सब कुछ हम ऐड करें, सारी चीजों को अगर हम इंक्लूड करें, तो सैलरी स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो बेसिक पे तो आपका 50,925 है। तो मोटा मोटा ग्रॉस सैलरी आपका जो बनेगा इनिशियली 88,000 पर मंथ विल बी द ग्रॉस सैलरी। ये इनिशियल सैलरी है ऑन दिस पोस्ट। ओके, तो जैसे आप ज्वाइन करोगे, प्रोबेशन पीरियड में आप रहोगे, तब 88,000 का ग्रॉस सैलरी आपका होगा। इन हैंड सैलरी जो आती है वो 65,000 टू 70,000 के पर मंथ आपके आएगी। अब इन हैंड और ग्रॉस में फर्क क्या होता है? पीएफ का अकाउंट होगा आपका, आपने नेशनल पेंशन स्कीम में अगर अकाउंट बना के रखा तो उसका जो 10% कंट्रीब्यूशन होता है वो भी वहां पे चला जाएगा। उसके बाद टैक्स डिडक्शन एट सोर्स वाली बात होती है कि सो वो भी एक चीजें वहां पे कट हो जाएगी। और कुछ अगर ऊपर नीचे होता है, या सपोज फॉर एग्जांपल एसबीआई में कई बार होता है कि आप अगर किसी यूनियन का पार्ट बनते तो यूनियन की जो एनुअल फीस होती है वो कभी कट हो जाएगी। यहाँ पे भी यूनियन वाली चीजें होती है, साथ में अगर और कोई भी चीजें होती है तो वहां कट हो जाएगी। तो इन हैंड 65 टू 70,000 रेंज इसलिए मेंशन किया गया कि आपका लोकेशन कहां पे है। अगर आप बड़े सिटीज में, मेट्रो सिटीज में, तो कुछ अलाउंसेस एक्स्ट्रा बन जाते, तो अलाउंसेस एक्स्ट्रा बन रहे होंगे तो सैलरी भी एक्स्ट्रा बन जाएगी। छोटे शहरों में अलाउंसेस थोड़े कम रहेंगे तो सैलरी भी यहाँ पे आपको कम दिखाई देगा। तो इस तरीके से आपका इनिशियल सैलरी पैकेज देखने को मिलेगा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के एओ की पोस्ट के लिए। तो याद रखिएगा, ये है इन हैंड सैलरी और ये रहेगा आपका ग्रॉस सैलरी वाला कंसेप्ट। चलो आगे देखते हैं एक बार जॉब प्रोफाइल क्या होगी। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट है, तो बड़ी अच्छी पोस्ट है, क्लरिकल लेवल का नहीं, ऑफिसर लेवल का जॉब है। तो जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छा होता है, वर्कलोड बहुत कम है, और जो वर्क लाइफ बैलेंस की बात होती है यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन की जाती है। कस्टमर से आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन एज सच नहीं है। अगर कुछ इश्यू होते हैं तो देन ओनली यू आर गोइंग टू टॉक टू द कस्टमर, बट आपको टारगेट पूरा करना है, कस्टमर से डेली इंटरेक्शन करने हैं, ये वाला सीन यहाँ पे नहीं होगा। बट बिफोर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट, एक बात याद रखना, जब आप जॉब पे लगते हो तो आपका पहला साल प्रोबेशन का होता है। प्रोबेशन का मतलब आपका एक प्रोविजनल पोस्टिंग होती है फॉर 1 ईयर। अगर वो सब कुछ सही से रहा तो आपको परमानेंट किया जाएगा, या फिर और 6 मंथ्स का आपको एडिशनल प्रोबेशन ऐड किया जाएगा।
ये ऐसा होता है कि प्रोबेशन में अगर ढंग से काम नहीं किया या कुछ ऊपर नीचे हो गया तो आपको 6 मंथ्स का एक्सटेंशन दिया जाएगा, उसके बाद मोस्टली आपको परमानेंट कर देंगे। इसके लिए कोई एग्जाम नहीं होती है प्रोबेशन के बाद परमानेंट करने के लिए, देयर इज नो एग्जाम, बट जहां-जहां आपने काम किया, जहां-जहां आपकी पोस्टिंग थी, उनका सबका डेटा और वहां पे जो आपके बॉस थे, आपके मैनेजर्स थे, उनका सबका जो रेफरेंस पॉइंट है वो चेक करके फिर चीजें आगे बढ़ाई जाती है। जैसे आप काम करना शुरू करोगे तो बेसिकली आपका जो काम है वो सुपरवाइजरी नेचर का है। सुपरवाइजरी नेचर मींस आपके अंडर जो क्लरिकल स्टाफ होगा उनके ऊपर सुपरवाइज करना, उनका काम सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसके ऊपर ध्यान रखना मेजरली आपका रोल रहेगा। तो सुपरवाइजरी इज अ मेजर रोल। इसके अलावा जो मेन मेन बिजनेस रिकॉर्ड्स होते हैं वो अप टू डेट है कि नहीं है, रिपोर्ट्स में कुछ चेंजेस तो नहीं हुए, बिकॉज ऑफिसर लेवल का काम है तो ऑफिसर लेवल में ये सारी चीजें देखना बहुत जरूरी होता है। दूसरा, अगर कोई रिफॉर्म्स होते, कुछ बदलाव होते, कुछ पॉलिसीज में चेंजेस होते तो उन सब की जानकारी आपके स्टाफ को प्रोवाइड करना, कुछ ट्रेनिंग सेशंस करवाने पड़ते स्पेशली एजेंट्स के लिए, वो ट्रेनिंग सेशंस ऑर्गेनाइज करना ताकि सारी इंफॉर्मेशन सही तरीके से जाए। कभी कुछ क्लेम सेटलमेंट्स की बात आती है तो क्लेम सेटलमेंट्स में भी आपको थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट दिखाना पड़ेगा। तो बेसिकली वही ऑफिसर लेवल का आपका जॉब है जहां पे आप असिस्टेंस, अकाउंटिंग, वेरिफिकेशंस, इंटरैक्टिंग विद द करंट एंड द प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स, ये सारी चीजों के ऊपर आपका काम रहेगा। मोस्टली सुपरवाइजरी नेचर इज द जॉब। तो यहाँ पे क्लाइंट के साथ डेली डिस्कशंस आपके नहीं है और जॉब प्रोफाइल बहुत ज्यादा ही रिलैक्स है, ज्यादा जैसे बैंक में होता है एसबीआई पीओ का कि कभी कभी रात के 9 बज जाते हैं, कभी कभी बहुत वक्त हो जाती है, ये चीज यहाँ पे या इंश्योरेंस कंपनीज में देखने को नहीं मिलती है। रिलैक्स जॉब प्रोफाइल है। और वैसे भी जनरल इंश्योरेंस की कंपनी है, जनरल इंश्योरेंस की कंपनीज में इतने सारे क्लेम सेटलमेंट्स रेगुलरली नहीं आते हैं, बट हाँ आते जरूर है ऑफ कोर्स, और वो आपका स्टाफ ही हैंडल कर लेगा। पर अगर कभी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते, कभी कुछ ऊपर नीचे होता है तो ऑब्वियसली योर जॉब विल बी देयर बिकॉज यू आर द ऑफिसर इन दिस एरिया। सो अगेन 10 to 5 क्लासिकल हम कह सकते हैं, 10 to 5 ऑफ कोर्स हमेशा 10 to 5 रहेगा ऐसा भी नहीं है, चीजें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, बट अगेन इन कंपैरिजन विद द बैंक द जॉब प्रोफाइल इज वेरी रिलैक्स, वेरी चिल्ड जॉब ओवर हियर। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द करियर एंड ग्रोथ। ग्रोथ की अगर बात करें, प्रमोशंस की बात होती है कि कैसे आगे जाएगा, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आगे रहेगी। ऑब्वियसली हर इंस्टीट्यूशन का अपना ग्रोथ चार्ट अलग होता है, हर इंस्टीट्यूशन के अपने प्रमोशन के क्राइटेरियाज अलग होते हैं और जिसमें वो इंस्टीट्यूशन ओवर द पीरियड चेंजेस करती रहती है। पर अभी अगर हम बात करें तो इनके अगर जो सीनियरिटी की बात होती है उसके लिए एग्जाम, इंटरनल एग्जाम कंडक्ट की जाती है और इंटरनल एग्जाम कंडक्ट करके प्रमोशंस होते हैं। आइदर द प्रमोशंस फॉर डायरेक्टली फॉर द ऑफिसर लेवल और ऑफिसर लेवल से आगे, तो कुछ एग्जाम्स डायरेक्टली इंटरव्यू टाइप्स की होगी, कुछ एग्जाम्स थोड़ी राइटिंग टाइप की भी एग्जाम रह सकती है। अगेन इट डिपेंड्स, वो डिपेंड करेगा इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन पे। तो अब एक बार देख लेते कि एग्जाम्स के अलावा एग्जैक्टली आपका करियर ग्रोथ कैसे होगा। आप एओ के जॉब पे लग रहे हो, दैट इज अ एंट्री लेवल के, वहां से जब आपका प्रोबेशन पीरियड है, जैसे 4 साल का यहाँ पे लॉक इन पीरियड है, आपको बताओ 4 इयर्स का लॉक इन पीरियड है, इंक्लूडिंग योर प्रोबेशन मींस 1 साल का प्रोबेशन और प्लस 3 साल के आपको काम करना पड़ेगा, वो लॉक इन पीरियड है। लॉक इन पीरियड से अगर निकलना होगा तो आपको गारंटी बॉन्ड की भी बात यहाँ पे की गई है, वो गारंटी बॉन्ड के ऊपर काम करना पड़ेगा। बट एनीवेज, सपोज आप यहाँ इस इंस्टीट्यूशन में परमानेंट रहना चाहते हो तो 4 साल के बाद यू विल बी एलिजिबल फॉर द प्रमोशन, आप एलिजिबल हो जाओगे प्रमोशन के लिए, आपका जैसे लॉक इन पीरियड खत्म हो जाता है। कुछ कुछ केसेस में प्रीवियसली ऐसा हुआ है कि 3 साल होने के बाद मीन्स आपका एक एक साल ना प्रोबेशन का छोड़ देते हैं, प्रोबेशन का 1 साल छोड़ देते हैं, ओके, उसके बाद 3 साल के जॉब के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो, ओके, कुछ केसेस में 4 साल के बाद एलिजिबल हो जाते हैं। तो इस तरीके से एलिजिबिलिटी 3 to 5 इयर्स के बीच में वैरी करेगी। तो उसके बाद आपका प्रमोशन आ जाता है, ओके, उसके बाद आप आओगे सीनियर मैनेजर लेवल पे, सॉरी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, देन मैनेजर लेवल के, और मैनेजर लेवल से फिर सीनियर मैनेजर लेवल पे आओगे। यहाँ पे 4 to 6 इयर्स का आपका प्रमोशन ड्यूर होगा। उसके बाद चीफ मैनेजर लेवल पे 5 to 7 इयर्स के एक्सपीरियंस के बाद, देन असिस्टेंट जनरल मैनेजर 6 to 8 इयर्स चीफ मैनेजर के बाद, देन डेप्यूटी जनरल मैनेजर 7 to 9 इयर्स आफ्टर द असिस्टेंट जनरल मैनेजर, एंड देन जनरल मैनेजर 8 to 10 इयर्स बीइंग द डेप्यूटी जनरल मैनेजर। तो इस तरीके से आपके प्रमोशन हो सकते हैं। अब ना यहाँ पे रेंज मेंशन की है, रेंज इसलिए मेंशन की गई है बिकॉज सीनियरिटी के हिसाब से अगर ऑलरेडी बहुत सारे सीनियर्स लाइंड अप होंगे तो ऐसे समय में आपको शायद नेक्स्ट टाइम के लिए एलिजिबल किया जाएगा। एग्जाम्स कंडक्ट होती है, हर स्टेज पे एग्जाम होती है, हर स्टेज में इंटरव्यूज होते हैं। इवन आज के डेट में तो एमडी सीईओ बनना होगा तो उसके लिए भी आपको इंटरव्यूज देने पड़ेंगे, तो वो भी एक क्राइटेरिया यहाँ पे रहता है, ध्यान रखिएगा कोई गड़बड़ यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से यूजुअली आपका फ्लो रहेगा।
बट अगेन एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहूंगा, डिस्क्लेमर बहुत जरूरी है कि ये जितने भी नंबर्स या जितने भी पॉइंटर्स हमने देखे या जो भी चीजें हमने देखी, इसमें ओवर द पीरियड बदलाव होता है। इवन सैलरी का जो स्ट्रक्चर है, वो सैलरी का स्ट्रक्चर ऑब्वियसली फ्यूचर में अपडेट भी हो सकता है कंपनीज के पॉलिसी के हिसाब से और कुछ नए नियमों के हिसाब से, तो ये ध्यान रखना। तो ये लाइक फिक्स चीज नहीं है। ऑफ कोर्स व्हेन यू जॉइन द थिंग्स विल बी मेंशन टू यू, इवन कुछ सालों बाद उसमें भी बहुत बार बदलाव होते, बहुत बार चेंजेस होते, और वो तो है, हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है। पर ये मोटा मोटा है जो मेन फैक्टर है जिसके भरोसे आप इस एग्जाम को दे सकते हो, इस एग्जाम में आगे बढ़ सकते हो। तो बहुत अच्छी पोस्ट है, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छे से मेंटेन होता है, और छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो प्रमोशंस के लिए भी ज्यादा दिक्कत नहीं जाती, ज्यादा कंपटीशन नहीं होती। ऑब्वियसली प्रोसेस तो हर किसी को फॉलो करनी पड़ेगी, पर इतनी टफ कंपटीशन नहीं होती जितने शायद आपको एसबीआई पीओ या किसी बैंक में देखने को मिलेगी प्रमोशन को लेके। यहाँ पे थोड़ा सा एनवायरमेंट चिल रिलैक्स होता है। अच्छा जॉब है, इसमें डेप्यूटेशन के भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस पे या आईआरडीआई में डेप्यूटेशन के तौर पे अगर आपका काम बहुत अच्छा रहा तो आपको डेप्यूटेशन पे बुला भी सकते हैं, ये भी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे मिल जाती है। सो इट्स वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन। सो आई विल सजेस्ट कि बिल्कुल फॉर्म को फिल कीजिएगा, फॉर्म से गो थ्रू कर लीजिएगा एक बार, और एग्जाम दे दीजिए, क्योंकि पैटर्न बिल्कुल सेम है, एग्जाम का पैटर्न ज्यादा फर्क नहीं है, 19-20 का फर्क होता है। इंश्योरेंस के क्वेश्चंस ज्यादा नहीं आते हैं, इंश्योरेंस के क्वेश्चंस आएंगे बट ज्यादा नहीं आएंगे जितने एलआईसी में आते हैं, उस तरीके से नहीं आते। बड़ा सिंपल सा पेपर होता है अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें। दैट्स ऑल गाइस फ्रॉम माय साइड। अगर कोई सवाल, कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल मुझे पूछ सकते हैं, और रोज सुबह 6 बजे हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर होता है, तो उस लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा, ठीक है। दैट्स इट गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। और कुछ क्वेरीज होगी तो बिल्कुल आप मेंशन कर दीजिएगा। बाय बाय।